हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारी 11th का चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है अपना। देखो अपन बायोलॉजी को अपन अगर देखें तो बायोलॉजी में अपन किसको स्टडी करते हैं? बायोस प्लस लोगोस, लाइफ एंड स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी में हम किसको स्टडी कर रहे हैं? स्टडी ऑफ लाइफ को, यानी लाइफ को स्टडी कर रहे हैं अपन बायोलॉजी के अंदर। तो लाइफ क्या होती है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? मॉलिक्यूल्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लाइफ क्या है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है। किस फॉर्म में? फंक्शनल फॉर्म में, या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल प्रोसेस होती हैं उस फॉर्म में अपने आप को ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं किस फॉर्म में? ग्रोथ की फॉर्म में, जिसको हम देख सकते हैं ग्रोथ की फॉर्म में, डेवलपमेंट की फॉर्म में। ठीक है, और हम बोले इसको रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्स, या फिर हम बोले अडेप्टेशन, और रिप्रोडक्शन। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करता है लाइफ। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रोथ की फॉर्म में, डेवलपमेंट की फॉर्म में, रेस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन, रिप्रोडक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं जो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, हम इन सभी चीज़ों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है वो लिविंग, जिसमें लाइफ नहीं होती है वो नॉन लिविंग। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। तो हम यहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग और लिविंग बीइंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के मुख्य गुण। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स या लिविंग जो भी हैं, इनके अंदर कैरेक्टर्स क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके अंदर क्या होता है? डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन सबको अपन डिटेल में एक एक को लेकर आगे पढ़ेंगे। तो डेफिनेट शेप एंड साइज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है एक। यहाँ पर और है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करते हैं लिविंग बीइंग्स। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म,
डिफरेंट टाइप्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है यहाँ पर। मेटाबॉलिज्म के आगे यहाँ पर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद में होम्योस्टेसिस। देखो डिफरेंट शेप और साइज होती है, ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं ये, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इनमें, और होम्योस्टेसिस भी पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर। फिर एक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है, जैसे अभी अपन ने यहाँ पर लिखा था रेस्पॉन्स शो करना। कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस होता है उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स शो करता है, या बोल सकते हैं इसको सेंसिटिविटी होती है, जो भी कोई भी एनवायरमेंटल चेंजेस होता है उसके लिए रेस्पॉन्स शो करना, ये भी प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशंस, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के आगे रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन, इसी के साथ एजिंग एंड डेथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, लिविंग बींग्स के। ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हैं लिविंग बींग्स के, सजीवों में पाए जाने वाले गुण हैं सभी के सभी। इन सब को अपन एक एक को लेकर स्टडी करेंगे। अगर यहाँ पर इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, इसको हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। यहाँ पर डिफाइनिंग कैरेक्टर के अंदर आता है मेटाबॉलिज्म, मतलब यह सभी सजीवों के अंदर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाएगा कौन सा, मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन है, कोई जरूरी नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करे, रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं आएगा। डिफाइनिंग कैरेक्टर में कौन आता है, मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हर एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ठीक है, इनको सबको अपन एक एक को लेकर स्टडी करते हैं। सबसे पहले डेफिनेट शेप एंड साइज। डेफिनेट शेप एंड साइज, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब का बॉडी का एक शेप होता है और एक साइज होती है। अब जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, या एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, इनके अंदर थोड़ा बहुत नैरो चेंज हो सकता है, बाकी शेप और साइज जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक डेफिनेट होती है। क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब यहाँ पर इनकी शेप और साइज जो होती है वो एक डेफिनेट होती है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मॉर्फस, क्योंकि इनके एक शेप मतलब एक रूप होता है, इनका शेप जैसे होता है, शेप एंड साइज डेफिनेट होती है इनकी, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मॉर्फस। और जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उनको बोलते हैं एमॉर्फस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट कैरेक्टर था अपना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन अपन पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स में अपन पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं
यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता जाता है तो कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे आगे बढ़ेगा तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाएगा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू। कुछ और आगे वाले ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर एक यूनिट्स एंड सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जो एक ऑर्डर के अंदर अरेंज होती हैं। क्या होती है, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज होती हैं। इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, संगठन पाया जाता है एक ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस में। इसीलिए लिविंग बीइंग्स को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा। तो एक ऑर्डर के अंदर ये यूनिट्स एंड सब यूनिट्स अरेंज होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसलिए इनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो अपनी सेकंड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हम जानते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, छोटे होते हैं, छोटे से बड़े, बड़े 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 होते हैं, तो ग्रोथ होती रहती है। क्या होती है, ग्रोथ। तो अपन ग्रोथ को अपन बोल सकते हैं कि साइज में ग्रोथ, साइज में इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज होना, ड्राई वेट इंक्रीज होना, मास वजन इंक्रीज होना, या हम बोले नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। तो ये सब चीजें जो इंक्रीज हो रही हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं ग्रोथ। इसको अपन बोलते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ यहाँ पर क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ग्रोथ क्या है, एक इरिवर्सिबल एंड परमानेंट प्रोसेस है। तो ग्रोथ एक परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं ड्राई वेट के अंदर इंक्रीज होना, मास वजन में वृद्धि होना, या नंबर ऑफ सेल्स कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना, ये सब ग्रोथ है, ये सब क्या है, वृद्धि है। अब यहाँ पर अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट अपन किसको बोलेंगे, डेवलपमेंट कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसके जीवन के अंदर, उसके जीवन में, उसके शरीर में, बॉडी में या किसी भी ऑर्गन में या अंग में जो भी परिवर्तन आते हैं, उन सब को अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उनको, उन सब को अपन बोलते हैं डेवलपमेंट, परिवर्धन। ठीक है, तो वो कहलाएगा डेवलपमेंट कहलाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर अब बात करें अपन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, तो प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ टाइम होती रहती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ है ये लाइफ टाइम होती रहती है। एनिमल्स में एक डेफिनेट एज के बाद में ग्रोथ है वो जो रुक जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ये जैसे कुछ जो डेड सेल्स है उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन की प्रोसेस होती रहती है, लेकिन एक डेफिनेट एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद में रुक जाती है। प्लांट्स में लाइफ टाइम ये प्रोसेस चलती रहती है। अब ग्रोथ की प्रोसेस, जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, सेल एनलार्जमेंट होता है। क्या होता है, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, सेल एनलार्जमेंट कोशिका का वृद्धि होना। फिर है सिक्रेशन ऑफ एपोप्लास्टिक सब्सटेंसेस, जैसे कोशिका है, सेल एपोप्लास्टिक मैटर्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, कोशिका के बाहर पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग मटेरियल सब्सटेंसेस, सेल वॉल, फाइबर्स, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं एपोप्लास्ट मटेरियल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, और देखो यहाँ पर आगे नेक्स्ट फैक्टर है अपना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या सेल्स में वेरियस टाइप्स की बायोलॉजिकल रिएक्शंस, विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। इन सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या इसको बोलते हैं उपापचय। तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का पाया जाना भी क्या है, लिविंग बींग्स का एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम यहाँ पर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखो यहाँ पर सेलुलर लेवल पर यानी सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन भी होता है और डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन भी होता है। तो सेल के अंदर एक साथ ही सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन भी हो रहा है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो उनके अंदर ये प्रोसेसेस होती रहती हैं। तो यहाँ पर हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शंस और एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ये हम बोल सकते हैं इनको बॉडी बिल्डिंग रिएक्शंस, मतलब इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। ये हम बोल सकते हैं कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल सब्सटेंसेस है, वो मिलकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है एनाबॉलिज्म। इसके एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके जो ऑर्गेनिक फूड है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस एग्जांपल है किसका, एनाबॉलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, यानी एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस टूट करके ब्रेक डाउन होकर के वो स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ब्रेक डाउन रिएक्शंस होती हैं। इसका एग्जांपल अपन बता सकते हैं रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। जैसे स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। स्टार्च का डाइजेशन होगा, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन क्या है, एक टाइप की कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए एनाबॉलिज्म को या एनाबॉलिक एक्टिविटीज को अपन बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है सब्सटेंसेस का, यहाँ पर सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसको अपन बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एक और कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म वाला, ये ध्यान रखना, ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जनन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह क्रिया, यह प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है। इसलिए रिप्रोडक्शन को अपन क्या मानते हैं कि ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, इसके बाद में ये रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप से हो सकती है। सेक्सुअल के अंदर एक ही इंडिविजुअल मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं।
अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। हम इसको इस तरीके से और भी बता सकते हैं कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल गेमेट और फीमेल गेमेट पार्टिसिपेट करते हैं वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी, एक और कैरेक्टर अपना रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसको बोलते हैं समस्थापन, होम्योस्टेसिस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है कि वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को एक फेवरेबल कंडीशन में बनाए रखते हैं, मतलब कांस्टेंट बनाए रखते हैं। मतलब कि बाहर के वातावरण में, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, वो ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, जिससे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपरली हो पाती है। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस क्या है? एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखने की प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है होम्योस्टेसिस, जिसकी सहायता से ये ऑर्गेनिज्म अपनी सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रॉपरली कर पाते हैं। ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में चेतना भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई अपन बोल सकते हैं किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर को। जैसे तेज धूप है, उससे बचने के लिए अपन छाया में आते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर या स्टिमुलाई तो क्या हो गई? धूप, सनलाइट क्या हो गई? स्टिमुलाई। अब उससे बचने के लिए अपन रेस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या? छाया में आ रहे हैं। तो छाया में आना अपना क्या हो गया? रेस्पॉन्स। और स्टिमुलाई कौन आ गया यहाँ पर? स्टिमुलाई हो गया यहाँ पर अपना धूप। जैसे कोई पिन या पेन अपने यहाँ पर चुभाते हैं, तो पेन तो क्या हो गया? स्टिमुलाई। अब इसके चुभाने से मैं अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता हूँ, तो हाथ को पीछे की तरफ खींचना, ये क्या हो गया? ये हो गया रेस्पॉन्स। ये क्या हो गया? रेस्पॉन्स। और ये जो रेस्पॉन्स होता है ये एक विजिबल प्रोसेस होती है। क्या होती है? विजिबल प्रोसेस होती है, जिसको अपन देख पाते हैं। तो कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिससे वो एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उनके लिए क्या करते हैं? रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। हालांकि प्लांट्स की बात करें अपन, प्लांट्स के अंदर ये कॉन्शियसनेस या रेस्पॉन्स शो करने की इतनी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा, फिर भी वो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, इनके लिए रेस्पॉन्स शो करते हैं। या फिर कुछ प्लांट्स जैसे छुई मुई का प्लांट, उनके अंदर कुछ सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है जो टच के लिए रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, छुई मुई का नाम होता है माइमोसा पुडिका। ठीक है, यहाँ पर एक और कैरेक्टर, एक और प्रॉपर्टी अपनी कॉन्शियसनेस या सेंसिटिविटी भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, टंग के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ईयर के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इन रिसेप्टर्स के थ्रू अपन एनवायरमेंटल के अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करते हैं और उनके लिए कोई भी जो सुटेबल रेस्पॉन्स होता है वो रेस्पॉन्स करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन अपन जानते हैं अनुकूलन। अडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। तो अडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में, कोई भी एनवायरनमेंट है, वातावरण में रहने लायक बनाता है। और रहने लायक बनाने के लिए जो मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए, रहने लायक बनने के लिए
अपने अंदर जो भी चेंजेस करता है, अपनी फॉर्म, अपने रूप के अंदर चेंज करता है, फंक्शंस, कार्य में परिवर्तन करता है, और उसके बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन करता है, ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। और ये अनुकूलन या परिवर्तन इसको अपने एनवायरनमेंट में रहने लायक बनाते हैं, रहने के लायक बनाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो मुख्य काम होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाइवल और ब्रीडिंग। सर्वाइवल और ब्रीडिंग मतलब रहना और प्रजनन करना, रहना और प्रजनन करना। तो इन दोनों कार्यों के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो परिवर्तन करता है वो इनहेरिटेबल और स्थायी होते हैं। इन परिवर्तनों को अपन बोलते हैं अडेप्टेशंस, अनुकूलन कहते हैं। अब ये शॉर्ट टाइम के लिए हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए हो सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनवायरमेंटल के अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन कर लेते हैं शॉर्ट टाइम के, जैसे एडवर्स कंडीशन आ गई, विपरीत परिस्थिति आ गई, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जिससे वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर बचे रहते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन के प्रोसेस करते हैं, तो जैसे ही उनकी एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थितियां खत्म होती हैं, वो अपने अंदर जो परिवर्तन किया था वो परिवर्तन में समाप्त हो जाता है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। जबकि लॉन्ग टाइम के, लॉन्ग टर्म वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको अपन बोलते हैं अडेप्टेशंस। ये इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। इसके साथ ये परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो इस तरीके से अडेप्टेशन की प्रोसेस ही पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जैसे अपन बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स के अंदर जो क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग होते हैं। डक्स यानी बतख के अंदर तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के जो ज्यादा उड़ नहीं पाता है वो, तो उसके जो पंजे होते हैं वो तेज तोड़ने में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से अडेप्टेशन की प्रोसेस भी पाई जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और, नेक्स्ट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, उद्विकास सभी जीवों के अंदर उद्विकास की प्रक्रिया एक बहुत ही धीमी गति से निरंतर रूप से चलती रहती है। ये क्रिया कहलाती है उद्विकास। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी वही आता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर छुपी हुई जो चीजें होती है, ताकतें होती है, उनको धीरे धीरे बाहर शो करता है, क्योंकि उसको भी क्या करना होता है? एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को बनाए रखना होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो छुपी हुई चीजें होती है, ताकतें होती हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया ये कहलाती है इवोल्यूशन या उद्विकास, ठीक है। इसी के साथ अपना नेक्स्ट है यहाँ पर रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर मरम्मत और रीजनरेशन पुनरुद्भवन। जीवों के अंदर अपने टूटे फूटे अंगों या जो घाव बन जाता है उसको सही करने की या भरने की या मरम्मत करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे जैसे अपन लोअर फाइलम से हायर फाइलम की तरफ जाएंगे तो ये कैपेबिलिटी घटती जाएगी। मतलब लोअर एनिमल्स के अंदर ये कैपेसिटी जो रीजनरेशन और रिपेयरिंग की प्रोसेस कैपेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हायर एनिमल्स में अपन जाते हैं तो वहाँ पर ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, लिमिटेड होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर लीवर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर रिपेयर की और रीजनरेशन की पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे छिपकली की पूंछ का कट जाना, उसका वापस आना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपने रेटिना को दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। और घाव हो जाता है तो घाव धीरे धीरे वापस भर जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस रिपेयर एंड रीजनरेशन के अंदर आती है। तो ये प्रोसेस भी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके बाद अपन बात करें एजिंग। इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में जीर्णता, बुढ़ापा आना। तो एजिंग की प्रोसेस बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा? युग्मनज जाइगोट के अंदर सक्सेसिवली क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट हुआ 1, 2 सेल 4 सेल स्टेज, मतलब जाइगोट, मॉरूला,
ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, न्यूरुला, ये सारी प्रोसेस बनती जाती हैं। तो ये सारी स्टार्ट हो जाती है क्या, ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ, एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब आयु का बढ़ना, सभी सजीवों के अंदर, जीवों के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, एजिंग। और स्टडी ऑफ एजिंग, इसको बोलते हैं जीरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एजिंग, जीरोंटोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट है डेथ, मृत्यु। एजिंग हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब डेथ क्या होती है, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। फंक्शनल लाइफ मतलब जितनी सारी अभी अपन ने पढ़े इससे पहले वाले, वो सब क्रियाएं हैं, वो सब क्या है, वो जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर, वो कहलाती है फंक्शनल लाइफ। तो अगर ये फंक्शनल लाइफ का टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब ये पूरी क्रियाएं रुक जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, तो वो स्टेज कहलाती है डेथ। वो क्या कहलाती है, ये स्टेज कहलाती है डेथ। और सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेथ होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर डेथ नहीं होगी, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस कर रहा है और लाइफ साइकिल का एंड के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं हो तो अर्थ के ऊपर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए डेथ के प्रोसेस होना जरूरी होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेथ को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लिनिकल डेथ और एक बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ का मतलब एक डॉक्टर किसी पेशेंट को या किसी ऑर्गेनिज्म को डेड कब घोषित करेगा, कब बताएगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। और एक बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, क्लिनिकल डेथ, उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, उसकी हार्ट बीट रुक जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है, हृदय की धड़कन। इसके अलावा उसकी पल्स जो चलती रहती है, नब्ज जिसको अपन बोलते हैं, ये स्टॉप हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर है ब्रीदिंग स्टॉप्स, अगर उसकी सांसें रुक जाती हैं, और उसकी प्यूपिल्स डायलेट, मतलब जो आँख की पुतली होती है ये फैल जाती है। जैसे कुछ अपन देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं अपन कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी आँखें खोल के उसके अंदर टॉर्च देते हैं, और टॉर्च से उसके अंदर रोशनी पहुंचाते हैं, लाइट पहुंचाते हैं। तो अगर उसकी रेटिना या जो लाइट है, उसकी प्यूपिल लाइट के लिए कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करती है, तो उसको डेड मान लिया जाता है। तो ये जो रीजंस अपन ने बताए, ये इनसे बता सकते हैं कि इसकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है। बायोलॉजिकल डेथ अपन मानते हैं स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन पूरी तरीके से फंक्शन करना बंद कर देता है, तो ये स्टेज कहलाती है बायोलॉजिकल डेथ। क्या कहलाती है, ये कहलाती है बायोलॉजिकल डेथ। और इसके अंदर ब्रेन का फंक्शन बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे अदर ऑर्गन्स का फंक्शन भी बंद हो जाता है, ये स्टेज कहलाती है बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, तो अपन ने देखे डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी। आज के लिए इतना ही, ओके।